डियर स्टूडेंट्स, राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के संप्रभुता के सिद्धांत पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको संप्रभुता के ऑस्टिन के एकलवादी सिद्धांत के बारे में स्पष्ट किया था। आज हम संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। पहली चीज़ ये स्पष्ट होनी आवश्यक है कि एकल सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत के शाब्दिक अर्थ होते भी स्पष्ट है। जब हम एकल की बात करते हैं तो एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समूह की बात करते हैं, और जब हम बहुल की बात करते हैं तो हम एक से अधिक की बात करते हैं। ठीक इसी प्रकार संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत मूल रूप से इस तथ्य पर बल देता है कि संप्रभुता केवल एक समूह, एक व्यक्ति में विश्वास नहीं करती, वो एकल नहीं है, अपितु राज्य के अतिरिक्त समाज में अन्य संस्थाओं का भी महत्व है, भूमिका है, कार्य है। इसलिए ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राज्य महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार अन्य संस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। ये बेसिक उनका एक लॉजिक है बहुलवादी सिद्धांत का। इस सिद्धांत के मुख्य व्याख्याकारों में से हम लोग हेराल्ड लॉस्की, जे.एस. विगिस, अर्नेस्ट बार्कर, जी.डी.एच. कोल, ए.डी. लिंडसे, टुगेट और मैकाइवर का नाम ले सकते हैं। वस्तुतः बहुलवादी सिद्धांत इस बात को मानकर चलता है कि समाज में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन नहीं है, सामाजिक संस्थाएं भी हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं भी हैं, राजनीतिक संस्थाएं भी हैं, आर्थिक संस्थाएं भी हैं, धार्मिक संस्थाएं भी हैं और व्यावसायिक संस्थाएं भी हैं। तो हर संस्था का अपना एक निश्चित कार्य, निश्चित उद्देश्य होता है। यदि पूरे समाज में से हम मान लीजिए सांस्कृतिक संस्था को हटा देंगे तो समाज उतना परिष्कृत नहीं हो सकता, राज्य उतना परिष्कृत नहीं हो सकता। हम आर्थिक संस्थाओं को हटा देंगे या उसके बिना समाज के अस्तित्व की बात करेंगे तो वो भी संभव नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार समाज के विभिन्न लक्ष्य होते हैं, बृहत्तर उद्देश्य होते हैं और समाज विभिन्न प्रवृत्तियों से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यावसायिक और धार्मिक संस्थाएं अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अस्तित्व में आती हैं। इसलिए जो पहला तर्क है बहुलवादी सिद्धांत का वो यह है कि स्टेट इज़ नॉट ओनली वन इंस्टीट्यूशन, मैनी अदर इंस्टीट्यूशंस आर देयर। राज्य एकमात्र संस्था नहीं है, राज्य के अतिरिक्त बहुत सी अन्य संस्थाएं भी अस्तित्व में हैं और वो अपना कार्य करती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है कि अन्य संस्था राज्य का महत्वपूर्ण या राज्य की शक्तिशाली या राज्य के प्रमुख होते हुए भी अन्य संस्थाओं का अस्तित्व है? मूल कारण ये है कि राज्य तो अपने विकास की प्रक्रिया में बाद में आया, लेकिन मानव विकास की एक वृहद प्रक्रिया में, राजनीतिक विकास की एक वृहद प्रक्रिया में सामाजिक संस्थाएं पूर्व में आई, सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक समूह, छोटे छोटे आर्थिक हितों के रक्षित करने वाले समूह, थोड़े थोड़े सत्तात्मक अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने वाले समूह और कुछ कुछ विश्वास और आस्थाओं पर आधारित समूह भी राज्य से पहले उत्पन्न हुए। राज्य तो उस विकास क्रम में उस अवस्था पर है जहाँ पर वो अपनी सर्वोत्कृष्ट सत्तात्मक अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करता है। चूँकि ये संस्थाएं राज्य से पूर्व भी अपना महत्व प्रतिपादित करती रही हैं, इसलिए इनका महत्व भी राज्य से इतर अलग से है। दूसरा जो तर्क है इस सिद्धांत का, बहुलवादी सिद्धांत का, सोवरेनिटी इज नॉट इनडिविजिबल एंड अनएक्सक्लूसिव। एकलवादी सिद्धांत क्या मानता है कि संप्रभुता जिस व्यक्ति में निवास करती है, जिस शासक में निवास करती है, जिस सत्ता में निवास करती है, वही सत्ता उसका प्रयोग करती है और वो उसको विभाजित नहीं कर सकती, वो उसके साथ अभिन्न है, वो उसको डेलीगेट नहीं कर सकती और पूर्णतः समस्त प्रकार के आंतरिक और बाहरी मामलों में उस सत्ता का प्रयोग उस एकल संप्रभु के द्वारा किया जाता है। इट मे बी ह्यूमन संप्रभु और अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन ग्रुप। ये बिल्कुल अलग मत हो गया। एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से हम मानते हैं, तो बहुलवादी संप्रभुता मानकर चल रही है कि संप्रभुता को विभाजित भी किया जा सकता है, संप्रभुता को डेलीगेट भी किया जा सकता है, संप्रभुता के अस्तित्व को शेयर करने के लिए, सहभागी बनने के लिए अन्य समूहों के अस्तित्व को स्वीकार करने से उस संप्रभुता का निष्पादन अलग तरीके से, विभक्त तरीके से किया जा सकता है। नंबर 3 जो इनका तर्क है, स्टेट इज फॉर इट्स पर्पस, सो अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर
अदर पर्पस। अगर राज्य अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए है, राज्य समाज को सुरक्षित रखने के लिए है, बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए है, कानून के निर्माण के लिए है, लोगों को प्रतिनिधियों के माध्यम से सुशासन देने के लिए है, तो इसके विपरीत अन्य संस्थाएं का भी अपना उद्देश्य है। मान लीजिए जैसे कोई सांस्कृतिक समूह है, सांस्कृतिक संस्था है, तो उसका उद्देश्य हो सकता है कि वो उस क्षेत्र के, उस देश के, उस पर्टिकुलर परिवेश के सांस्कृतिक मूल्यों को, सांस्कृतिक ऐतिहासिक मूल्यों को बचाती हो, उसका विस्तार करती हो, उसका संवर्धन करती हो। तो उसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, लेकिन उसके होने से राज्य के संप्रभु को कोई भी चुनौती नहीं मिलती है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए कोई सामाजिक समूह है जो सामाजिक सदास्यता, सामाजिक सहयोग, सामाजिक सहिष्णुता का प्रचार प्रसार करते हैं, तो उस सामाजिक समूह की जो उपस्थिति होती है वो कहीं पर भी राज्य की सत्ता को या राज्य की संप्रभुता को चुनौती नहीं देती है, लेकिन ये सामाजिक समूह अपने क्षेत्र में अपने कार्य या अपने उद्देश्य को लेकर पर्टिकुलर होता है। तो ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार राज्य अपने राजनीतिक उद्देश्यों को लेकर स्पष्ट है, उसी प्रकार अन्य संस्थाएं भी अपने उद्देश्यों को लेकर स्पष्ट है। हम तुलना कर सकते हैं जो व्यक्तिवादी या एकलवादी अप्रोच है संप्रभुता की और बहुलवादी अप्रोच है, उसके अनुसार जो एकलवादी है वो मानते हैं कि व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताएं होती है। व्यक्ति के, मैं एक व्यक्ति को यहाँ पर इंगित करती हूँ, और व्यक्ति को अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का पूर्ण प्रयोग का अधिकार है। लेकिन प्लूरलिस्ट क्या मानते हैं, बहुलवादी क्या मानते हैं कि सिर्फ व्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण नहीं होती है, व्यक्तियों के समूहों की भी स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। एक एक व्यक्ति के स्थान पर यदि कुछ व्यक्ति मिलकर कोई समूह बनाते हैं तो उनको भी उतना ही अधिकार, उतना ही स्वतंत्रता है, और इसको हम एक तरीके से गिल्ड्स के फॉर्म में, श्रेणियों के फॉर्म में स्पष्ट कर सकते हैं। ये इस विचार का उदय कहाँ से हुआ, जब बहुलवादी विचार ने क्यों एकलवादी संप्रभुतावादी विचार के अगेंस्ट में एक भिन्न मत व्यक्त किया। वस्तुतः इसका जो मूल देखा जाता है, इसका जो ओरिजिन देखा जाता है, इसके सीड्स देखे जाते हैं, वो आर एन गिलक्राइस्ट का मानना है। पर्टिकुलरली जर्मन जो जूरिस्ट थे वॉन ग्रीक, उनकी रचनाओं में हम लीगल थ्योरी ऑफ कॉपरेशन देखते हैं। तो जब भी हम लीगल थ्योरी ऑफ कॉपरेशन देखते हैं तो हमें समूहों के अस्तित्व और समूहों की उत्पत्ति का संकेत मिलता है, और वस्तुतः यही संकेत ये बताता है, जैसे कि F.W. मेटलैंड ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थियरीज ऑफ मिडिल एजेस में स्पष्ट किया है कि जो कॉपरेशन है, यही कॉपरेशन आगे चलकर वैधानिक सहयोग और उसके पश्चात में वैधानिक सहयोग के साथ में सामूहिक अस्तित्व और सह अस्तित्व की परिभाषा को स्पष्ट करता है। 16th और 17th सेंचुरी में राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण यूरोप में राज्य रूपी संस्था का, राज्य रूपी सशक्त राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का उद्भव हुआ, और इस नेशन स्टेट की थ्योरी ने एक पावरफुल और अल्टीमेट और इनडिवाइसिबल कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी को स्पष्ट किया, जिसमें जो रूलर था उसके पास सेंट्रलाइज्ड पावर थी और वह अपरिमित रूप से उन सत्ताओं का, उन शक्तियों का प्रयोग कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे इस जो नेशन स्टेट की ये वाली अवधारणा थी, जिसमें एक शासक के द्वारा अपनी सत्ताओं का प्रयोग किया जा रहा था, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा था, उसके विरुद्ध कुछ विद्रोह होने लगे, लोग अपने मत प्रकट करने लगे, कुछ ऐसे मूवमेंट शुरू हुए जिसके कारण किसका उदय हुआ, लोकतांत्रिक विचारधारा का उदय हुआ। वस्तुतः लोकतांत्रिक विचारधाराओं के उदय के साथ ही ये स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति समूह के रूप में भी अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करेगा। तो स्टेट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्टेट को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो कैबिनेट बनी, वो कैबिनेट क्या है, बहुलवादी संस्था को स्पष्ट करती है, बहुलवादी अस्तित्व को स्पष्ट करती है। राज्य में संप्रभुता है, लेकिन उस राज्य का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, कैबिनेट के द्वारा किया जा रहा है। तो कैबिनेट, इसका मतलब रिप्रेजेंट्स प्लूरलिटी, वो बहुलवाद को स्पष्ट करती है, और यहीं से तेजी से लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा का विचार प्रचारित होता है, और राज्य समाज के अन्य समूहों के साथ इंटरेक्ट करता है, और वस्तुतः ये जो सुप्रीम पावर थी सोवरेनिटी की, इसकी अगेंस्ट में जो रिएक्शन था वही बहुलवाद के रूप में स्पष्ट होकर आता है। यहाँ दो चीज़ें और स्पष्ट होनी आवश्यक है कि